जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी करंट अफेयर नहीं आ रहा था तो इस बीच में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतरता या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की निरंतरता बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे थे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने अभी जो पिछले दिनों के करंट अफेयर से रिलेटेड वो भी रखा है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और चैनल में अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कह रहा है कि हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, आप जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे, टटोलेंगे, उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो वो आपको यही चीज बताएंगे कि हमें सफलता से ज्यादा असफलता जो है देखने को मिला है। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अपनी निरंतरता बनाए रखें। सामने में बहुत सारे एग्जाम हैं, उस एग्जाम के लिए जो है आप अलर्ट रहिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, व्यापम का हो, सीजीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और करंट अफेयर तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसके आंसर भी चर्चा कर लेंगे। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जो है चुना गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, पहली महिला कुलपति यहां बनी है। ठीक है, चलिए 23 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक या आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल 23 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसे मनाया जाएगा क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भारत की ही देन है। पुरानी औषधियों से लोगों का इलाज करना। अभी तो ये जितने भी एलोपैथिक दवाएं आई हैं, लेकिन अगर हम पहले या आज से महज 100 साल, 150 साल, 100 साल मान सकते हैं पहले जाएंगे तो दादी माँ के नुस्खे ही काम आते थे और जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज कराया जाता था। तो आज का दिन 23 सितंबर को जो दिन होता है वो होता है विंटर सॉलिस्टिस, या जिसे हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं, जिस दिन सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका मकर रेखा पे केंद्रित होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा के क्षेत्र में है जितने भी देश, वहां दिन और रात समान होते हैं। आयुर्वेद में इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और आयुर्वेद सदियों से जो परंपरा चली हुई आ रही है उसमें मौसम के आधार पे इलाज करना, मौसम के आधार पे लोगों का उपचार करना, यही मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसको समर्पित आज का दिन 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो भारत सरकार ने आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, बस यही आप याद रखें तो आप इसे याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, बाकी चीजें मैंने बता दी है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे के करंट अफेयर्स, बैंकिंग के भी करंट अफेयर्स, आईबीपीएस में अगर करंट अफेयर का सेगमेंट है उस एरिया में, तो वहां अगर देखेंगे
तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जाता है। तो 2025 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो साउथ के हीरो हैं जिनका नाम है मोहनलाल। फिल्म इंडस्ट्री में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य अपना योगदान और लाइफ टाइम सिनेमा के क्षेत्र में मेहनत करने वाले व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह दिया जाएगा। मतलब आज के दिन शाम के जो होगा उसमें दिया जाएगा। इसे फिल्मों का भारत रत्न भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, फिल्मों का भारत रत्न किसे कहा जाता है? तो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज मलयालम सुपरस्टार हैं मोहनलाल, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपना अभिनय दिखा चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए हैं ये 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, और सिनेमा के जो जनक हैं आपका, जिनका नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है, इन्हें संबोधित किया जाता था। इन्होंने 1913 में भारत की पहली पिक्चर बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, और इन्हीं को समर्पित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, समझ आऊंगा, ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, हर साल सिनेमा में असाधारण और आजीवन योगदान करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी दिया जाता है। ठीक है, पहला पुरस्कार या पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी देविका रानी को दिया गया था। बाकी अगर देखें तो सत्यजीत रे, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा भोसले, वहीदा रहमान और अब मोहनलाल को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड और एक होता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल गेम्स खेले जा सकते हैं, जैसे आपको उस कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट का मैदान भी मिलेगा, एथलेटिक्स करने वाले बच्चों के लिए रनिंग ट्रैक भी मिलेगा, इंडोर गेम में बैडमिंटन भी होगा, इंडोर बास्केटबॉल आपका कोर्ट भी होता है, इंडोर लॉन्ग टेनिस के भी कोर्ट होते हैं, स्क्वैश गेम्स होते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल गेम्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, 825 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है और यहाँ का खेल बजट 2014-15 में लगभग 1600 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन अभी का जो खेल बजट है 2024-25 का जो खेल बजट यहाँ रखा गया है वो है आपका लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास, है ना। तो ये कहाँ बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 14 सितंबर को अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। 825 करोड़ की लागत से बना है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आधुनिक खेल परिसर है, पता होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और चयन प्रक्रिया का प्रोग्राम भी रखा जाएगा। पारदर्शी चयन होगा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलेगा। मैंने बताया 1600 करोड़ रुपए का बजट था, अब 14-15 में अब 5300 करोड़ का बजट है। भविष्य की तैयारियों में देखें तो यहाँ कौन कौन से खेल आयोजित कराए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 2029 में विश्व पुलिस और फायर ब्रिगेड खेल की प्रतियोगिता होगी। 2036 तक अहमदाबाद में 13 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा
आयोजित कराए जाएंगे। 2036 ओलंपिक्स भारत सरकार अहमदाबाद में आयोजन के लिए तैयार कर रही है। मतलब भविष्य में देश को अग्रणीय बनाने के लिए, देश का उत्थान के लिए, देश को पहले नंबर में लाने के लिए, हमारे भारत देश को और खेल के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बात है मेरे प्रिय साथियों, बहुत शानदार बात है। चलें आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? फर्स्ट पहला स्वर्ण पदक जीता है आनंद कुमार नाम के इस बच्चे ने, पहला स्वर्ण पदक जीता है। अब तक स्पीड स्केटिंग में कोई भी नहीं जीता था, कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था, और ये आनंद कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हो गए हैं जो कि इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। सीनियर पुरुष 1000 मीटर में महज 22 वर्ष के ये खिलाड़ी 1 मिनट 24.924 मिनट में जो है, सेकंड में जो है, इन्होंने इस स्पीड स्केटिंग को जीता है। आनंद कुमार इनका नाम है, तो पहले ये हुए। इसके साथ साथ कृष कुमार आपको बाजू में दिखाएंगे, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बहुत ही शानदार सितारे हैं। अब स्पीड स्केटिंग में प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जो रिकॉर्ड बने रहता है, तो रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस है ये। रिकॉर्ड ये है कि स्पीड स्केटिंग में आज तक के एक स्वर्ण पदक नहीं आया था, अब ये बच्चे ने जीत लिया, तो ये बच्चे ने कहाँ जीता ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था आपका कहाँ गया भाई, 1000 मीटर। भारत के पास रोलर स्पोर्ट मजबूत भविष्य करने के लिए इटली, है ना? नहीं, कहाँ गया भाई? तो मैं बता दूं, यहां दिया नहीं है, लेकिन याद रख लें आप कि ये चीन में आयोजित हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर्दी हो जाता है तो ऐसे ही लगता है। चलो, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक किस कंपनी को बनाया गया? कौन है इसका स्पॉन्सर? प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर, किसने स्पॉन्सरशिप ली? आप सभी को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग में अब बैन लग गया है। ठीक है, जिसमें लोग, युवा वर्ग पूरी तरह से क्या होते जा रहा था? सट्टा बाजारी की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार की नीति के माध्यम से ड्रीम 11 नाम का जो स्पॉन्सर था उसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर जो है वो स्पॉन्सरशिप ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे मैच एशिया कप, उसमें अपोलो टायर का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, सहारा तो रहता ही है। अब अपोलो टायर जो है, सहारा बोलता हूँ, ये ऐसा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऐसा लोगो लगे रहता है। अब अपोलो टायर का लोगो दिखाई देगा उसमें। ठीक है, कितने का स्पॉन्सरशिप मिला है? बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप है भैया, 579 करोड़ रुपए बोली लगाई थी। और अगर देखें तो कैनोआ भी बोला कि मैं 544 करोड़ रुपए दे सकता हूं, जेके सीमेंट्स बोला कि मैं 477 करोड़ दे सकता हूं। बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपनी बोली लगाई, लेकिन जीता कौन? तो अपोलो टायर्स जो है वो अब क्या करेगा? अपने इंडियन क्रिकेट टीम के जो जर्सी में स्पॉन्सरशिप में दिखेगा। अपोलो टायर्स 1972 में बना है। ओंकार कंवर इसके संस्थापक है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। टायर उद्योग के अंतर्गत आता है। चलो, हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, सिर्फ याद रखें, ज्यादा अच्छा है। गौरांग लाल दास इनका नाम है। अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दक्षिण कोरिया का, बस इतना याद रखें। 1999 के IFS अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी हैं। ठीक है, चलो फिर से नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्री अमित खरे। अमित खरे जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें तो ये वही व्यक्ति हैं जो चारा घोटाला हुआ था ना, इसको उजागर करने वाले व्यक्ति यही थे, अमित खरे। IAS अधिकारी हैं, 1985 बैच के, 3 साल का अनुबंध होगा। और इससे पहले सूचना एवं प्रसारण सचिव भी रह चुके हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव के रूप में, उच्च शिक्षा सचिव के रूप में काम कर चुके हैं।
झारखंड कैडर के हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं जो कि कैबिनेट के क्या होंगे, क्या नाम है, उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चले आगे। हाल ही में वुमेन फिडे मास्टर का खिताब हासिल करने वाली बिहार की शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? पहली बार ऐसा हुआ है जहां वुमेन्स फिडे मास्टर में बिहार की कोई बच्ची शतरंज खेल में अग्रणी रही है। मरियम फातिमा नाम है इनका। क्या नाम है? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा ने इतिहास रच दिया है। युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल में, राज्य स्तर पे इन्होंने काफ़ी मेडल प्राप्त किए हैं, लेकिन अब वुमेन्स फिडे मास्टर के रूप में इन्हें उपाधि मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं। हुआ ये समझिएगा कि WFM वुमेन फिडे मास्टर बनने के लिए 2100 रैंकिंग चाहिए। बार्सिलोना में, स्पेन में आयोजित हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता, जिसमें अपने परफॉर्मेंस में इन्होंने अपना स्कोर जो है वो 2100 कर लिया और इन्हें ये खिताब मिला है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। अगर हम सॉरी विश्व शतरंज महासंघ की बात करें तो 1924 में इसकी स्थापना हुई है। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे। महिला स्व सहायता समूह को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो तमिलनाडु। MK स्टालिन मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इनके नाम से प्रॉपर जो है आई कार्ड, पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। ठीक है, उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। और जितने भी महिला स्व सहायता समूह के लोग हैं वो लोग प्रॉपर अपने ID कार्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जिससे उनको फायदा होगा, उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 3500 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का सुविधा लाया गया है। ठीक है, तो अब तमिलनाडु की जितनी भी महिला स्व सहायता समूह हैं उनको ID कार्ड के आधार पे सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक निःशुल्क, आविन को ऑप्टेक्स और मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर में उत्पादों में विशेष छूट दिया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं में राज्य समर्थित बाजारों पर आसान पहुंच मिलेगी उनको। लागत कम करने और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने और ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में विकास होगा। ठीक है, और महिला उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। चलो रिवीजन करते हैं। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जो है भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पदभार संभाला है। शशि प्रकाश गोयल जो है वो वरिष्ठ IAS अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है इन्होंने। राजकुमार अरोड़ा जो है वो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद संभाले हैं इन्होंने। डॉक्टर A राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ के नए निदेशक बने हैं। हाल ही में किस राज्यपाल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? एकदम आसान सा सवाल है। और ऋग्वेद में पणी किस वर्ग में नागरिक थे? पणी बताइए, पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।